चलो क्या लिखवा रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब रजिस्टर्स ऐसे जुड़े होते हैं कि फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से और सेकेंड रजिस्टर का सेकेंड एंड थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से जुड़ा होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, सीरीज या फिर श्रेणी क्रम। समझ में आ गई बात। थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा इसका, सीधे इसका वो देखो डेरिवेशन। मान लेते हैं कोई तीन रजिस्टेंस है R1, R2 और R3 और वो सीरीज में कुछ ऐसे जुड़े हैं, कैसे, ऐसे। ठीक है, और इनको किसी सोर्स या फिर बैटरी से जोड़ रहे हैं हम, समझ गए। ये की लगा लो इधर, बोलो बात समझ आ गई। इसका नाम मैंने दे दिया R1, ये है R2 और ये है करंट। बेटा इधर से फ्लो करेगी ऐसे करके ना, हाँ बोलो, पॉजिटिव वाली बैट से निकलती है ना, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इधर से करंट निकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर से जा रहा है, तो करंट ऐसे ऐसे जाएगी। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो करंट आई है, क्या ये अपना रास्ता चेंज कर रही है? नहीं, ऐसा तो है किसी पॉइंट पे जाके दो भाग में बढ़ गई हो, एक ही पॉइंट से जा रही ना, तो मतलब हर रजिस्टर से करंट की मात्रा क्या जा रही है, बराबर जा रही है। लेकिन जो पोटेंशियल होता है बेटा, इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल मान लेते कितना था, V था, विभव कितना था, V, तो वो हर रजिस्टर पे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, हर रजिस्टर पे अलग अलग। भाई हर रजिस्टर अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज खाता है ना, नहीं समझे। क्योंकि जैसे कुछ मशीनें होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे घर में 220 वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, 220 वोल्टेज। कभी कभी क्या होता है कि वो लो हो जाता है, सपोज दैट 200 आ गया, कितना आ गया, तो अपनी मोटर नहीं चलती है पानी वाली, बाकी पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, बाकी सब कुछ चल रहा है ना, लेकिन मोटर नहीं चल रही है, नहीं समझे, क्योंकि उसके लिए इतना वोल्टेज नहीं। या फिर सब कुछ बंद करो, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है। तो कुछ अप्लायंस होते हैं जो कुछ उस वोल्टेज पे नहीं चल पाते, तो यही मतलब है कि जो सोर्स का वोल्टेज है वो सब पे, हर रजिस्टर पे अलग अलग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस पर जो वोल्टेज है, इस वाले पर कितना वोल्टेज है, V1 है, इस पर कितना है और इस पर कितना है, नहीं समझाया। कहाँ से कहाँ तक, इसका एक सिरा यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक सिरा है, और इसके यहाँ से यहाँ तक सिरा है, नहीं समझाया। भाई पहले रजिस्टर का दूसरा सिरा दूसरे रजिस्टर के पहले सिरे से जुड़ा है, समझ आ रही नहीं आ रही। दूसरे रजिस्टर का दूसरा सिरा तीसरे रजिस्टर के पहले सिरे से जुड़ा है, समझ रहे हो। या फिर एक ट्रिक बताता हूं कैसे हम पहचानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल। अगर करंट अपना पाथ नहीं चेंज कर रही है, अगर करंट अपना पाथ मतलब रास्ता नहीं बदल रही है, तो इसका मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज। देखो आई जाएगी और आई ही पूरे सर्किट में घूमेगी ऐसे करके, I1 I2 नहीं होगा ना, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक बात बताओ, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल जो होगा B बराबर क्या बोलोगे सर, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो होगा पूरे सिस्टम का। बेटा ओम्स लॉ से आप जानते हो, बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर क्या, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो उसी तरह से V1 बराबर क्या होगा, IR1 है ना, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, V3 इज इक्वल टू IR3। बात में आ गई। अब इस सारी की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें। V इज इक्वल टू क्या है, IR, यहाँ पर क्या लिखोगे, IR1। भाई करंट नहीं बदली ना, R1 R2 अलग, लेकिन करंट तो सेम जा रही है ना, इसीलिए IR लिखा है, समझ गया ना। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, पूरे में से I कॉमन है क्या बेटा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट, I से I कट जाएगा ना, मतलब डिवाइड हो गया, कट गया, घटा नहीं, क्या मैंने क्या बोला। तो क्या बचेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जब रजिस्टर सीरीज में जुड़े होते हैं, किस में जुड़े होते हैं, तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसमें सारे इंडिविजुअल रजिस्टर्स को अलग अलग फ्री एक साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं सबको। समझ आ गई बात, नहीं आ गई। अच्छा चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मैं इसको क्या एस बोल सकता हूँ यहाँ पे लगा के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहाँ पर कभी कभी EQ भी लिखा होता है, REQ मतलब तुल्य प्रतिरोध,
समझा गया भाई कि नहीं आएगा? तो सबको जोड़ देंगे। यहाँ से कुछ नोट करने वाली बातें आपको दिख रही हैं कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या सब अलग अलग से ज़्यादा आएगा ना भाई? ये R1 से भी ज़्यादा होगा, है ना, R2 से भी ज़्यादा होगा, नहीं समझे? पास में आ रही नहीं आ रही है? ये नोट पॉइंट यहाँ पे। एंड सो ऑन, ये RA जो होगा ये R3 से भी ज़्यादा होगा ना। इसका मतलब क्या निकला कि जब हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? ज़्यादा चाहिए होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होने का मतलब है कि करंट कम चाहिए हमें। भाई वोल्टेज तो उतना ही आ रहा है, करंट तो उतनी ही भर भर की आएगी, है ना, नहीं समझे? अब हमें अगर करंट कम चाहिए तो हम ट्रांसफॉर्मर वहाँ थोड़े जाएंगे, बिजली विभाग थोड़े जाएंगे भैया करंट थोड़ी कम करो। हमारे अकेले के लिए वो वोल्टेज गिराएगा थोड़ी ना, क्योंकि उसी लाइन से बहुत सारी कुछ फैक्ट्रीज चल रही हैं, कुछ बड़ी चीज़ें चल रही हैं ना। तो हम अपने लिए कुछ ऐसा जुगाड़ बनाएंगे जिससे क्या हो, करंट का मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हमारे पास एक चीज़ है रेजिस्टेंस, क्या है? प्रतिरोध। हम प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो करंट क्या हो जाती है, कम। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट वहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम करंट चल जाएगी तो हमारे जो काम होगा हम कर लेंगे आराम से। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है, इतना नोट कर लो, या फिर इसको बाद में कर लेंगे। इसको बाद में कर लेंगे, वीडियो से नोट कर लोगे इसको? कितने लोग नोट कर सकते हो वीडियो से? कर लोगे ना? डन, ठीक है। तो ख्याल में दूसरा लिख लो, when we need high resistance और लो करंट, कॉमा, we use series combination of resistors। समझ गए ना बेटा? अच्छा, रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स में क्या अंतर है पता है कुछ? रजिस्टर कंपोनेंट होता है, जो बताया था ना, कोई डिवाइस है। रजिस्टर क्या है? कंपोनेंट है, जो हमने उस दिन दिखाया था तुम लोग को, छोटा छोटा था ना, वो रजिस्टर है। क्या है वो? पास में आ गई? और उस रजिस्टर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को अपोज करता है वो होता है रेजिस्टेंस। डन ना? ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना प्यारे लाल, कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है? इसका जस्ट अपोजिट। जैसे इसके जितने भी सिरे हैं सब अलग अलग जुड़े हुए हैं ना, नहीं जमने? इस वाले का एक सिरा इस वाले के एक सिरा जुड़ा है, इसका एक सिरा इस वाले जुड़ा है, इसका एक सिरा, फिर इसी तरह से आगे जुड़े होंगे ना सारे। इन सिरा मतलब इंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, पैरेलल में सारे रजिस्टर एक ही इंड पे जुड़े होंगे, कॉमन पॉइंट होगा। क्या होगा? कॉमन पॉइंट होगा। तो इसका सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। यहां पर भी हम 3 रजिस्टर लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे ये है R1, ठीक है, समझ पा रहे हो कुछ? R1, R2 और एक क्या है, R3। अब देखो दोनों एक ही इंड पे जुड़े हुए ना सारे के सारे। बस में आ रही नहीं आ रही? ठीक। अच्छा, इसमें एक डिसएडवांटेज भी होता है, पता है क्या? इसमें अगर एक कंपोनेंट डिस्कनेक्ट हुआ या फिर खराब हुआ तो ये पूरा कंपोनेंट खराब हो जाता है। अगर एक कंपोनेंट खराब हुआ, R1 भाई R1 R2 पंखा बल्ब वाला ये सब चीजें है ना, अगर कोई एक भी खराब हुआ तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? ये अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा टेढ़ा बन गया, अब ठीक है। ये हमने बना ली बैटरी, ठीक है, और हमने बना ली, ठीक है। अब एक बात तो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है ना? और क्या इसमें V1 V2 V3 अलग अलग होगा? एक ही होगा भैया। जितना वोल्टेज था इन दोनों के बीच में लगा देगा वो, नहीं समझे? आई बात समझ की नहीं आई? समझ रहे बेटा ना?
अब चूंकि एक ही चीज जल रही है तो सारा वोल्टेज उसी को तो मिल रहा है। क्या डिवाइड हो गया? करंट डिवाइड होगी बेटा। क्या डिवाइड होगी? देखो यहाँ से करंट ऐसे निकली आई, है ना, और जब यहाँ पे आएगी तो तीन रास्ते हैं उसके पास, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, है ना। तो करंट डिवाइड, इधर गई I1, इधर आई I2 और इधर चली गई क्या? बोलो बात में आ गई। और ये चलते हुए आएगी, फिर यहाँ पर सब जुड़ जाएगी ना। तो वाला रूल याद है, जंक्शन रूल। सर ये तो अलग हो गया कि करंट स्केलर वाला हम क्या सिखाते हैं, करंट स्केलर होती है, एल्जेब्रिक सम बराबर होता है। सबको एक साथ ऐड कर दोगे तो I1 प्लस I2 सब जुड़ के आ जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा? फिर से I बन जाएगा। इसमें है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट करंट क्या होगी, फिर टोटल करंट क्या होगी? टोटल करंट, समझ पा रहे बेटा? टोटल करंट, तब I बोलोगे सर कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस, यही बोलोगे ना, ओम्स लॉ से हम जानते हैं, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है सर I इज इक्वल टू V बाई R। तो उसी तरह से I1 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन R2 और I3 V अपॉन, तो नारी बात नहीं आ रही? ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर हो जाएगा V बाई R, यहाँ पर हो जाएगा V बाई R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। देखो पूरे में से V कॉमन है, कॉमन ले डालो, V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन, यहाँ से क्या बचा? 1 अपॉन एन R। देखो V से V कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बचेगा? 1 आएगा, इधर लिख दूँ, क्या आएगा? 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया? पैरेलल में। अब एक बात बताना जरा, जैसे यहाँ पर सीरीज के लिए था तो सीरीज के यहाँ पे RS लिखा था, ये पैरेलल के लिए तो क्या लिखेंगे? R पैरेलल। नहीं समझ आया? और सेकेंड चीज, इसको भी आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन R EQ। बस में आ गई? 3 रेजिस्टेंस होंगे तब ऐसे, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं? 2 रेजिस्टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो एक नोट करके लिख लेना है, हमें क्या लिखना है? अच्छा एक बात समझो, ये सब रेसिप्रोकल हो रहा है ना, क्या हो रहा है? तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर सीधे सीधे जोड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो गया ना, उसी तरह से यहाँ पर उल्टा करके जोड़ रहे हैं तो जो R इक्विवेलेंट आएगा या फिर पैरेलल में, वो कम होगा। किससे? R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा, और नहीं समझे? अरे तुम समझ जाओगे सारे छोटे हैं, ऐसा नहीं, इंडिविजुअल अलग अलग से अलग होगा, मतलब कम होगा। जितने भी लगाए होंगे उन सब से कम आएगा। नहीं समझे? ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट, जैसे हमने उसमें लिखा था क्या, जब हमें हाई पोटेंशियल चाहिए, सॉरी लो पोटेंशियल चाहिए होता ना, हाई रेजिस्टेंस, सॉरी। इसी तरह से व्हेन वी नीड क्या? लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस और हाई करंट, है ना, हाई करंट सप्लाई। नहीं, क्या करोगे आगे? रख दो आगे, बी नी क्या लेंगे? बी यूज, रख दो आराम से ना। बी यूज पैरेलल, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बोलो बात में आ गई? चल तीसरा पॉइंट, अगर हम मान लेते हैं फॉर 2 रजिस्टर्स के लिए बात करते हैं, फॉर 2 रजिस्टर ले लेंगे, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या होगा भाई? एक बंद हो जाएगा, 2 ही तो बचेंगे। पास में बार क्या बोलेंगे सर? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, इन दोनों के एलसीएम लोग बेटा कितना हो जाएगा? R1 R2 हो जाएगा ना भाई, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इसको इधर लगा दो, इसको इधर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 डायरेक्ट लिख लूँ? हाँ बोलो, पलट दो, तो RP हमारा कितना आ गया है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब ये है अगर 2 रजिस्टर हैं उसका हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करो? ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे जोड़ दो, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे जोड़ दो, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। बात में आ गई कि नहीं आ गई? डन। उसी तरह से अगर 3 होते तो ऊपर अभी 3 के मल्टीप्लाई करके नीचे 2 के जोड़े बना देते।
नहीं समझे? हाँ कर लो इसको, नोट किया, बाद में इसे भी वीडियो से करना है ना जी। हमें हाई रेजिस्टेंस कब चाहिए होता है? हाई रेजिस्टेंस कब चाहिए होता है? जैसे भाई हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? करंट कम चाहिए। क्या चाहिए हमें? जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको चलाने के लिए कम वोल्टेज चाहिए होता है, मतलब कम करंट चाहिए होता है, तो उनको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हाई कर देते हैं। जैसे हमने वो आपको बल्ब दिखाया था ना, सॉरी वो एक डिवाइस दिखाई थी ना जिसमें रजिस्टर लगे होते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ था। क्यों? इतने छोटे छोटे बल्ब हैं, उनको अगर मैं इस AC से जोड़ दूंगा तो दाएं से लग जाएगा, इसलिए उसने सारे के सारे रजिस्टर किसमें जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। उसमें एक बल्ब खराब होगा तो सारे बंद हो जाएंगे। आगे बात समझें? अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये बेटर होता है सीरीज वाला या फिर ये बेटर होता है, कौन सा बेटर होता है? हाँ, डिपेंड करेगा नीड पे बेटा। किस पे डिपेंड करेगा? नीड पे। लेकिन एक चीज में ये बेटर होता है, पूछो क्या? जैसे इसमें हमने बताया कि एक खराब तो पूरा सर्किट खराब ना, इसमें ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो भी करंट के लिए रास्ता मिल रहा है ना, दो खराब हो जाएंगे तो भी रास्ता मिल जाएगा ना करंट के लिए। जब तक तीनों नहीं खराब होंगे तब तक पूरा सर्किट बढ़िया रहेगा, मतलब ठीक चलता रहेगा। नहीं समझे? और इसमें एक भी गया तो पूरा सर्किट गया। इसलिए घरों की जो वायरिंग होती है, जो घरों में लाइट है, वो कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ी होती है? पैरेलल में होती है। क्यों? पंखा फूक जाए लाइट सब कुछ चलता रहता है ना, फ्रिज खराब हो जाए फिर भी सब कुछ चलता रहता है। तो घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? ठीक है, इसलिए तो ढेर सारे तार लगते हैं, इसलिए तो लगते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन तो एक ही तार इन सबको निपटा देते हैं फिर, है ना? हाँ, ये होता है। अब जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन है, समझ रहा, जैसे इसका कॉम्बिनेशन और उसका कॉम्बिनेशन, ये जो रॉड लगी हुई है, और बाहर जो बल्ब है वो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन बना रखा है। क्यों? अभी इसको बंद करूंगा वहां से तो बाहर भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। नहीं समझे? और इस बल्ब और उस रॉड के बीच में हमने सर्किट ब्रेकर लगा रखा है, किसके लिए? स्विच के लिए। अभी इस स्विच को मैं ऑफ कर दूं, करंट वहां से यहां तक तो आ रही, फिर वहां तक पहुंचना बंद हो जाएगी और वो बंद हो जाएगा। समझ गए? समझ रहे हो? नहीं समझे? हाँ, ये चीज है। ठीक है, ये हो गया। अगली हेडिंग लिखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, हेडिंग डालो, ये बता दो सारा। देवांशी वीडियो ब्लर तो नहीं है? पता चले पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। ठीक है, डन। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो अभी तक आपने सीखा रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, ये तो एक्सटर्नली थे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, जो सेल होता है, ठीक है, जो बैटरी होती है उसके अंदर क्या भरा होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। केमिस्ट्री सीखोगे बेटा, सेल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या करता है? वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्या करता है वो भी? भाई उस इलेक्ट्रोलाइट में भी तो मॉलिक्यूल है, आयंस है, तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो टकराएगा नहीं, तो उसकी वजह से भी तो रेजिस्टेंस आएगा। नहीं समझ में आया? आ रही ना बात समझ में? तो ऐसे ही तो क्या बोलेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ऐसे ही ओरली बोले दे रहा हूँ, चाहे तो वीडियो से नोट कर लेना, चाहे तो यहीं पे नोट कर लो। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसका मतलब किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य लगने वाले प्रतिरोध को, है ना, जो कि उसके विद्युत अपघट्य द्वारा लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी भी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य उसके अपघट्य द्वारा लगाया गया प्रतिरोध क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। समझ में आगे की बात? नहीं आएगी? देखो, एकदम छोटा सा रफ डायग्राम ऐसे बना के सिखा रहा हूँ। ये मान लेते हैं सेल का कंटेनर है, क्या है? सेल का कंटेनर है, और ये इलेक्ट्रोड है, क्या है ये? और इसमें क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है?
इलेक्ट्रोलाइट समझते हो, जो भी तुम्हारा CuSO4 ये सब भरा होता है, हाँ बोलो बेटा, ZnSO4 ये सब जो भरा होता है, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब जब चार्ज फ्लो करेगा, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से छूट के अगर इस पे जाएगा तो इसके बीच में बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, साथ ही साथ बहुत सारा चार्ज भी तो होगा। तो आपस में जब टकराते हुए जाएगा तो क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस करेगा यहाँ पे। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, ये इलेक्ट्रोड है, क्या है ये, इसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, समझ गए ना। निगेटिव वाले को एनोड बोलते हैं और इस पॉजिटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो सीधे सीधे अगर बोलना हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी सेल के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं, किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब चार्ज फ्लो होता है ना, तो फ्लो होने में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो जो बैरियर पैदा करता है उसे क्या बोलते हैं भाई, चार्ज इधर फ्लो करना चाहेगा और जो लिक्विड है इसके अंदर, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये इसको फ्लो होने से थोड़ा थोड़ा रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा भाई। आप भी चलते हो, आपको हवा रोक लेती है, वो भी तो रेजिस्टेंस ऑफर होने का मतलब है आपको कोई रोक रहा है, तो ये लिक्विड रोकेगा ना, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब एक चीज है कि रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, यानी कि किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमने आपको EMF की डेफिनेशन लिखवाई थी क्या? EMF क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है? देखो, अगर नहीं सीखा है तो उसको बात नहीं। हमने आपको EMF की डेफिनेशन में लिखवाया था कि किसी भी चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे ही EMF कहते हैं, है ना। जबकि पोटेंशियल क्या होता है, सर्किट में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच में होता है, लिखवाया था। हमें रिलेशन किस में निकालना है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो स्मॉल r, ठीक है, और क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF बोले तो E और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V। बोलो बात समझ आ गई? इससे पहले हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा छोटा सा, जो कि हमने बना लिया ये, ठीक। V के लिए हम एक समझा यहाँ पर बैटरी लगा दे रहे हैं, ठीक है, और बैटरी का हमने थोड़ा सा बड़ा सा वर्जन लिया, या फिर छोटी ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है R, इसको लोड रेजिस्टेंस भी कह सकते हो बेटा ना। अब ये बैटरी को मैं मान लेते हैं ऐसे बना दूं, चलेगा? ये पार्ट बैटरी का है भाई, बैटरी का साइज बड़ा होता है ना, ठीक है, और ये अंदर की प्लेटें हैं, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, यही पोटेंशियल इस पर भी होगा, समझ पा रहे हो? और करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा, I कितनी फ्लो हो रही है, I, तो इसमें भी कितनी जाएगी, इतना ही तो जाएगा, V = IR तो होगा ना। अब एक बात था बेटा, ये जो इसकी प्लेटें हैं, क्या है ये, इन प्लेटों के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग होगी, उसी के अंदर ही तो रेजिस्टेंस होता है। हमने भी जैसे यहाँ पर बताया था ना, इसको थोड़ा, चलो इसे थोड़ा अच्छा बना देते हैं। मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ एक सेल की बड़ी प्लेट और यहाँ पर सेल की छोटी प्लेट, अभी चलेगा? अब तुम्हें अच्छे समझ में आएगा ना। और इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल r, क्या बोलेंगे, लेकिन करंट तो वही I ही आ रही है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल, सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, सेल के, उसका पोटेंशियल कितना होगा, V = करंट उतनी ही आ रही है, और रेजिस्टेंस कितना है, R, लेकिन ये पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी बात कर रहा हूँ, आई बात समझ नहीं आई? अब EMF की डेफिनेशन क्या, EMF की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है टोटल पोटेंशियल ना,
टोटल वर्क डन बोलती है ना, सेल को यहाँ से फ्लो करना चालू, सॉरी यहाँ से करेगा, इधर से पूरा यहाँ तक। भाई हम लोग V निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक ना, नहीं समझे, यहाँ से चालू की करंट फ्लो करना, यहाँ तक पहुँच गई, वो भी है हमारा, और लेकिन अंदर भी तो फ्लो करेगा चार्ज। नहीं समझ में आ रही बात? तो यहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आने में तब बोलेंगे EMF, यानी कि E में क्या वर्क डन होगा, V होगा और V डैश भी होगा। नहीं यही बात समझे भाई? बाहर सर्किट के लिए V हो गया और अंदर वाले सर्किट के लिए V डैश हो गया। समझा की बात? तो EMF E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V को क्या ले सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही रखो अभी, V डैश को क्या ले हो गया IR ना, तो एक ही रिलेशन आ गया। बहुत सारे इसके रिलेशन बन सकते हैं, एक ही रिलेशन हो गया। अगला बेटा इसको क्या ले सकते हो, I कैपिटल R ना प्लस IR, एक ही रिलेशन में, यहाँ से I कॉमन है क्या, I कॉमन लोगे R प्लस R बचेगा, एक ये रिलेशन बन गया। बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, I बचा लो यहाँ से, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हो गया। देखो ये भी एक प्रकार का पोटेंशियल ही तो होता है, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करंट ही तो होती है, V बाई R। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस क्या ले सकते हो, करंट। नहीं बात समझे? हाँ, तो एक ये रिलेशन आप याद रखिएगा अच्छे से, और एक ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से एक और बना सकते हो, क्या, इस IR को उधर भेज दो, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको इस पर, नहीं आ रही बात में? तो ये रिलेशन होता है किसके बीच में, ये है पोटेंशियल, है ना, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। समझा गया? अगर लिखने को है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग R EMF और मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और पोटेंशियल, तो क्या बताओगे, ये वाला V इज इक्वल्स टू E माइनस I स्मॉल r, जहां पर स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। भाई ये R क्या है, यार रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, समझ गए। और एक कैपिटल R क्या है, जो लोड रेजिस्टेंस आपने लगा रखा है। पास में आ गई? ठीक। और अगर R फाइंड करने को बोल दे तो निकाल लोगे फॉर्मूला। देखो इसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे, यहीं से खाली तोड़ा फोड़ी करनी है हमें। अगर मान लेते हैं हमें R निकालना है, क्या निकालना है, R निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे। देखो यहीं से एक फॉर्मूला और निकाल लो, इसको इधर लाओ और इसको उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू E माइनस V हो जाएगा ना, IR है ना, R निकालना है तो I इधर चला जाएगा ना, नहीं समझे? ले एक फॉर्मूला और बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। बेटा समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो ऐसे हो गया, समझ गए ना। और हमने करंट निकाल ली, स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए, और E पता करना तो ऐसे कर लेंगे, या फिर ये वाला लगा लूँगी, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ गए ना। जैसे EMF दे रखा, वोल्टेज दे रखा, करंट दे रखी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है तो ये वाला लगा दो फॉर्मूला। EMF दे रखा, दोनों रेजिस्टेंस पता है, करंट पूछा, ये वाला लगा दो, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मैम? जैसे अभी तक हमने किसको जोड़ा था, रजिस्टर्स को जोड़ा था ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर को जोड़ा हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिक्स पहले था, सिलेबस में बढ़ चुका है, ठीक है। अब हमें सेल को भी जोड़ना सीखना है, सीरीज में जोड़ेंगे और पैरेलल में जोड़ेंगे। बोलो बात में आ गई? ठीक है, तो इसकी हेडिंग लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का कॉम्बिनेशन बना के बैटरी बनाई जाती है ना, सेल का कॉम्बिनेशन बना के बैटरी बनाई जाती है, ठीक है।
ठीक है, चलो लिखो। अच्छा लिखना नहीं है, लिखना तो मुझे ही है, आपको तो पढ़ेंगे खाली। इधर ही चलो, लिख जाओ। चलो इधर ही लिख रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल्स कितने टाइप से बना सकते हो? सीरीज, पैरेलल और मिक्स। कौन सा पढ़ना है? सीरीज और पैरेलल पढ़ना है। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम। कौन सा है भैया अमन? श्रेणी क्रम। इसको मिटा दूं? मिटा ही देता हूँ, काम नहीं है, बट याद रखना जो भी पढ़ा है अभी हमने। मतलब हमें पता करना है टोटल ईएमएफ कितना होगा ना। चलो ठीक है, तो 2 सेल जोड़ लो। ठीक है, कितने सेल? 2 सेल लगा लो। बना लिया। ये पॉइंट मान लेते हैं ए है। कौन सा? ए है। पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। समझ गए ना? और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है ये? इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलो, बात में आ रही कि नहीं आ रही? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता है कैसे दिखाते हैं? ऐसे बैटरी बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे बड़ी प्लेट छोटी प्लेट, वैसे छोटा छोटा R बना देंगे। समझ गए ना? यहाँ पे लिखा होगा R। समझ गए ना? इसका ईएमएफ बेटा है E1, इसका ईएमएफ कितना है? E2। समझ आएगी बात? ठीक है, इसका E1 और इसका E2। अब एक बात बताओ बेटा, A और B के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? A और पोटेंशियल बिटवीन, पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में कैसे क्या कितना निकलेगा भैया? अभी हमने क्या लिखा था? V इज इक्वल टू क्या लिखा था? E माइनस IR लिखा था ना? E माइनस, तो अगर हमें AB के बीच में चाहिए, किसके बीच में चाहिए? AB के बीच में E1 है और IR1 है। समझ पाएगी नहीं समझ पाए? तो अगर हमें पोटेंशियल बिटवीन या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख सकते हो बिटवीन किसके? A एंड B। तो क्या लिखोगे इसको? VAB लिखोगे ना? कितना होगा? E माइनस IR1 है ना? ये तो लिखोगे। समझ गया ना? इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम B और C के बीच में बात करें तो B और C के बीच में कितना होगा? फिर वही E माइनस IR2 है ना, और ये E2 हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? इक्वेशन नंबर, समझ आ रही की बात? देखो यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, अगर करंट अपना पाथ नहीं बदल ली है, पाथ मतलब अपना रास्ता नहीं बदली, अपनी वैल्यू नहीं बदल ली, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो करंट ऐसे गई, सॉरी इधर से ऐसे चली, ये प्लस वाली ना, तो ये आई है। समझ गए नहीं समझ गए? आया समझे बेटा? ठीक है। अब अगर हमें बात करनी हो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल बिटवीन इसके A और C के बीच में, टोटल पता करना है ना, A एंड C टोटल, तो क्या लिखोगे? VAC। ये किसके बराबर होगा बेटा? VAB के बीच में कितना था, है ना, प्लस V A। तो करोगे? बात समझ आ रही? AB कितना है बेटा? VAB ये है ना, E1 प्लस नहीं माइनस E1 माइनस IR1 है ना, प्लस ये कितना है? E2 माइनस I। नहीं समझ पाए? ब्रैकेट ओपन करो, तो ये VAC कितना निकलेगा टोटल? E1 माइनस IR1 है ना, प्लस E2 माइनस R1। ये इनको एक पास ले आओ, E1 प्लस E2 हो जाएगा ना। इसमें ये क्या लिखा है? IR1 माइनस IR2। देखो इनको एक साथ ले लो, साथ तो ये लेना क्या है, इसमें से माइनस I कॉमन है क्या बेटा? तो यहाँ पर क्या बचेगा? R1 प्लस
R2 दिख रहा है कुछ? इसको ब्रैकेट में कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं समझे? इसकी कंपैरिजन अगर हम वो इक्वेशन से कर दें, किससे? जो भी हम थोड़ी देर पहले निकाल के लाए थे, क्या? B = E - IR, इससे कर दें तो अगर हम इसको मान ले इक्विवेलेंट था, ये भी इक्विवेलेंट था और ये भी क्या था? इक्विवेलेंट था। नहीं समझे? कंपेयरिंग अबव इक्वेशन फ्रॉम, किससे कर रहे हैं? B = E - IR, इसी से कर रहे हैं ना। अब बेटा मान लो कि इसको इक्विवेलेंट अगर हमने बना दिया, कैसे बना दिया? ये कुछ ऐसा होगा ना सीन कि ये हमारा सिरा था A और ये हमारा सिरा था, समझ पाए? भाई B वाला तो खत्म हो गया ना, नहीं समझे? उसको जोड़ दिया ना हमने पूरा, तो अब A के C के बीच में टोटल पता चलेगा। इसका EMF कितना है टोटल? E इक्विवेलेंट, और इसका कितना होगा? नहीं समझे? करंट आ रही है ऐसे तड़ाफड़, कैसे आ रही है? बात समझाई गई है बेटा? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं भैया, ये E जो है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं समझे? टोटल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, है ना? सो E इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? E1 + E2, 3 होते हैं तो तीनों को जोड़ दो। अगर हमने 3 बैटरी को किस में लगाया? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है, 3 सेल को। एक ऐसी बैटरी बनाई जिसमें 3 सेल हमने लिए या फिर 4 सेल लिए, हमने सीरीज में लगाए। कैसे? ऐसे प्लस माइनस ऐसे जोड़ा है। तो उसका टोटल ईएमएफ कैसे पता करोगे? तीनों को सीधे जोड़ दो, तीनों को सीधे जोड़ दो। बोलो, बात समझाई? पहली बात निकल के आई। और दूसरी बात, रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे? ये भी तीनों जोड़ दो। अरे भैया देखो, ये पूरा है ना, ये -I और ये देख रहा है कुछ? कंपेयरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है? तो R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? R1 + R2। नहीं समझे? अब यहाँ पर हमने 2 सेल लिए थे इसलिए हमने 2 लगाए। अब यहाँ पे 10 आ जाता तो ऐसे 10 तक जोड़ जाते हैं। नहीं है भैया, तो ऐसे क्यों बैठेगा? आया ना समझ में? ठीक है। अब इसकी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। जैसे पहली बात तो समझ में आ गई ना। दूसरी बात, इसको चाहो तो आगे Rn तक कर सकते हो। जैसे n सेल जुड़े हुए हैं तो n तक पूरा, पता है ना, 10 तक होंगे तो 10 तक पूरा जोड़ लेंगे, ठीक। और इन केस, एक स्पेशल केस, किसी सेल को हमने उल्टा लगा दिया है ना, ये समझ लो जरा। किसी सेल को हमने, नोट पॉइंट है ये आपका, इफ एनी सेल इज ऑपोजिट टू अदर्स, अगर कोई भी एक सेल बाकियों से उल्टी डायरेक्शन में हो गया, नहीं समझे? तो समझ पा रहे बेटा? तब क्या होगा? देन द EMF of that cell is taken negative। बोलो, बात समझाई है ना? अगर सही कॉम्बिनेशन है, लेट्स से मान लेते हैं, लेट्स से फॉर 4 सेल्स हैं, ठीक है? अगर करेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या है? या यूनि डायरेक्शन कह लो, क्या कह लो? यूनि डायरेक्शन होने का मतलब क्या है बेटा? एक ही डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, है ना? तो EMF कितना होगा? E1 + E2 + E3 + यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सारे जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से कोई एक भी, अगर इसका डायग्राम बनाना है, पता है कैसे बनाओगे? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, समझ गए? ये E1, E2, E3 और, समझ पाए भैया? अब इफ किसी एक उल्टा कर दो, किसको उल्टा करो? E3 को उल्टा कर दें। इफ थर्ड सेल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर तीसरा सेल क्या है? उल्टी दिशा में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। नहीं समझे? आया बेटा? मुझे ऐसे करंट फ्लो होगा।
बिल्कुल होगा, रुक जाओ जरा। ये है E1, E2, E3 और ये, लेकिन इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बात में आगे कि नहीं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर E पूरा क्या आएगा, E1 प्लस E2 माइनस E3 हो जाएगा ना, नहीं समझ आई। ये और अधिक जानकारी आपको मिलेगी KVL में, जब किरचॉफ वोल्टेज लो पढ़ोगे अभी आगे, उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी समझाया पक्का। अभी मान लेते हैं जैसे सबकी डायरेक्शन ऐसे हो गई और खाली यही सीधा था, तो क्या करंट इधर बहती, नहीं बेटा, तब करंट की डायरेक्शन ही बदल जाती। क्यों, क्योंकि अभी जैसे स्कूल टाइम लगा दिया था, तो अभी इनकी शक्ति से ये कम हो रहा है, मतलब इनके टोटल पोटेंशियल से ये कम हो रहा है ना, क्योंकि इनकी ज़्यादा होगी, 3 लोगों की, पहली दूसरी की चौथे की, उसमें से ये कम होगा। लेकिन सबको ही बदल दिया हमने, इनको अभी तो अकेला कमजोर पड़ जाएगा ना, तो सारा पोटेंशियल उधर जा रहा है, उधर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नहीं समझे। तो अब उसके लिए ये अपोजिट हो जाएगा, नहीं समझाया। हाँ तो मैं आया बेटा, मतलब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। या फिर ऐसा समझ लो, अगर E3, एक केस और देख लो, इफ E3 ये सबसे बड़ा है बेटा, किससे, E1 से, E2 से और E4 से सबसे बड़ा है, क्या ये, तो करंट की डायरेक्शन जो अभी ऐसे बह रही थी, इसमें भी करंट ऐसे बहेगी ना, ऐसे। इस केस में भी अभी ऐसे ही बहेगी ना। हाँ बोल दो बेटा, तुमको अच्छा लगने लगे। अगर ये सेल, जो थर्ड वाला सेल हम लगाई, इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और बहुत ज्यादा है ना, तो कहानी तो रहेगी ऐसे ही। अब पता है क्या होगा, अब करंट इधर को बहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना ये, तो अब क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। और इस सिचुएशन में पता है क्या होगा, इस सिचुएशन में जो EMF आएगा, EMF E, वो इसमें से ये लोग घट रहे होंगे, क्योंकि E3 से सब कम है ना, E3 माइनस E1 माइनस E2 माइनस E4। कितने लोगों को बात पच गई ये वाली, समझ गया ना पक्का। ऐसे समझो, 4 लोग हैं, रस्सी से खींच रहे हैं इसे करके एक ही डायरेक्शन में, है ना, तो फ्लो करंट यही रहेगा। अगर एक उधर खींचने लगे तो हम 3 लोग की पावर ज़्यादा होगी ना एक लोग से, तो भी हम उसको इधर खींच लेंगे, नहीं समझे। आप सोच लो 3 लोग उधर चले गए, हम अकेले इधर से खींच पाएंगे, करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नहीं समझाया ये है सर।